Hi guys, welcome back to online classes. I am Dr. Sandeep Tiwari. Guys, लास्ट लेक्चर में हमने मिल्टन की पोएम व्हेन द सॉल्ट वाज इंटेंटेड के इंट्रोडक्शन के बारे में और मिल्टन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो स्टार्टिंग देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो पोएम है इट इज़ अ सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव से बिलोंग करती है। तो हम देखते हैं ऑक्टेव के फर्स्ट 4 लाइन्स को। कैप्टन और कॉलोनेल और नाइट इन आर्म्स whose chance on these defenseless doors may seize, if ever deed of honor did thee please guard them, and him within protect from harms। तो लाइंस के साथ मैंने इसके वर्ड मीनिंग्स को भी लिख दिया है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि पोएम की लाइंस में इन वर्ड्स का क्या मीन होता है। तो फर्स्ट लाइंस को देखते हैं। इससे पहले मैं आपको जब इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1642 में ये पोएम लिखी गई है और जब चार्ल्स फर्स्ट की सेना मिल्टन की सिटी पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है, उस टाइम की बात है। तो मिल्टन जो सेना उनकी सिटी पर आक्रमण करने के लिए आई है, उसके घर पे जो आक्रमण करने के लिए आई है, ये मिल्टन उनसे बात करते हुए लिखता है, या उनसे बातचीत जो उसने किया है वो जो बातचीत है वो इस पोएम के फॉर्म में उसने या इस सोनेट के फॉर्म में उसने प्रेजेंट किया है। तो ऐसे टाइम में मिल्टन जो है उनसे बात करता है तो क्या कहता है कि कैप्टन और कॉलोनेल कर्नल का ही फॉर्म है। कर्नल जिसको हम बोलते हैं आर्मी में होता है ना कर्नल, तो कर्नल। कैप्टन आपको पता है कप्तान। नाइट्स इन आर्म मतलब सोल्जर्स विद वीपन्स, जो सोल्जर्स होते हैं जो वीपन्स के हथियार के साथ होते हैं। हुज चांस मतलब अपॉर्चुनिटी। दिस डिफेंसलेस में पहले भी बताया था असुरक्षित। डोर्स में सीज मतलब कंट्रोल करना या उनके ऊपर अटैक करना। आगे है डीड ऑफ ऑनर मतलब ऑनरेबल वर्क। गार्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। विद इन मतलब विद इन हिज हाउस। तो अब हम देखते हैं कि जब चार्ल्स फर्स्ट या जब रॉयल जो ऑफिसर्स हैं, जो उनकी सेना है बिल्कुल रेडी है अटैक करने के लिए, उस समय मिल्टन उनसे रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करते हुए क्या कहता है कि ही रिक्वेस्ट टू द रॉयल ऑफिसर्स। वो कौन? मिल्टन रिक्वेस्ट टू द रॉयल ऑफिसर्स एंड सेज दैट ही मे बी कैप्टन और कॉलोनेल। मतलब ये ऑफिसर कौन हो सकता है? कैप्टन और कॉलोनेल या कर्नल। ही रिक्वेस्ट हिम, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। क्या कहता है? टू बी काइंड एंड मर्सीफुल टुवर्ड्स द पोएट के प्रति कैसे बन जाए? टू बी काइंड एंड मर्सीफुल, थोड़े से दयालु और थोड़े से दयनीय बन जाओ उसके लिए, या उपकारी बन जाओ। वो उनसे क्या कहता है कि ओ कैप्टन, ओ कर्नल या ओ सोल्जर्स विद वेपन्स, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, या जो ऐसे कहता है हु हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू अटैक या टू कंट्रोल दीज डिफेंसलेस डोर्स। दीज डिफेंसलेस डोर्स किसके बारे में बात कर रहा है? द डोर्स ऑफ पोएट्स या द हाउसेज ऑफ पोएट्स, पोएट्स के घरों के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट 2 लाइन में
वो उनको एड्रेस करता है, ओ कैप्टन, ओ कर्नल, ओ सोल्जर्स विद वेपन्स हु आर ऑर्डर्ड या हु गॉट अ चांस टू अटैक या टू कंट्रोल दीज डिफेंसलेस हाउसेज या डिफेंसलेस डोर्स, देन या नेक्स्ट ही सेज टू देम, if you ever deed of honor these please, मतलब if ever अगर कभी भी the honorable work of the poets के जो ऑनरेबल वर्क्स हैं, प्लीज यू तुमको कभी खुशी दी हो, कभी प्रसन्नता दी हो, या जिनसे तुम खुश हुए हो पढ़ करके, अगर तुम्हें कभी भी उनकी पोएम्स को या उनके वर्क्स को पढ़ करके प्रसन्नता हुई है, देन यू शुड गॉड देम, देन यू शुड प्रोटेक्ट देम, एंड यू शुड प्रोटेक्ट द पोएट्स हु आर लिविंग इन हिज हाउस। तो देखिए फर्स्ट 4 लाइन को एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट 2 लाइन में पोएट जो है मिल्टन, कैप्टन हो, चाहे वो कर्नल हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, उनको एड्रेस करता है। तो द पोएट एड्रेसेस टू कैप्टन और कर्नल और सोल्जर्स विद वेपन एंड सेज, उनको एड्रेस करते हुए क्या कहता है, एंड सेज क्या कहता है कि यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक या टू कंट्रोल द हाउसेज दैट आर डिफेंसलेस, या यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल डिफेंसलेस हाउसेज, तुमने या तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कंट्रोल करने के लिए या अटैक करने के लिए ऑन दीज डिफेंसलेस हाउसेज, ये जो हमारे घर हैं जो बिल्कुल असुरक्षित हैं, इन पे कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ऑर्डर मिला है। बट आई वॉन्ट टू से यू दैट, पोएट ये कहता है, आई वॉन्ट टू से यू दैट इफ ईवर यू प्लीज्ड, इफ यू गॉट हैप्पी, अगर तुमने कभी भी खुशी प्राप्त की है, बाय ऑनरेबल द ऑनरेबल वर्क्स बाय दीज पोएट्स, जो ऑनरेबल वर्क्स लिखे हैं इन पोएट्स ने, इनकी पोएम्स से या इनके वर्क्स से, इफ़ यू ईवर गॉट हैप्पीनेस या प्लीज, देन यू शुड गॉड देम, तब तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए, अटैक नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड गॉड द पोएट्स हु आर लिविंग इन हिज हाउस, और तुम्हें इन पोएट्स की भी रक्षा करनी चाहिए जो अपने घरों में रह रहे हैं। तो फर्स्ट 4 लाइन में उसने, किसने, मिल्टन ने सोल्जर्स से, कैप्टन से, इन सब से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया गया है कि आप हमारे इस असुरक्षित घरों को, असुरक्षित घर कहने का मतलब हो गया जिसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, उस पर आक्रमण करो या उन पर कंट्रोल कर लो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी भी कोई खुशी प्राप्त करी हो हमारे वर्क से या पोएट्स के वर्क्स के या उनके ऑनरेबल वर्क्स से, तो तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके घरों को नहीं तोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ उन पोएट्स की भी रक्षा करनी चाहिए जो अपने घरों में रह रहे हैं। तो आई होप ये 4 लाइन्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट 4 लाइन्स देखते हैं। ही कैन रिक्वाइट दी, for he knows the charms that call fame on such gentle acts as these, and he can spread thy name over lands and seas, whatever climb and the sun's bright circle warms। एक बार वर्ड मीनिंग देख लें। रिक्वायर्ड मतलब होता है रिवॉर्ड, चार्म्स मतलब होता है मैजिकल इफेक्ट, और ये मैजिकल इफेक्ट किसकी बात कर रहा है, पोइट्री की। कॉल मतलब ब्रिंग, लेकर के आना। जेंटल एक्ट्स मतलब होता है काइंड एक्ट्स या कॉर्टियस, दयालु पूर्वक जो एक्ट्स होते हैं, कार्य होते हैं उनके लिए। लैंड्स एंड सीज मतलब होल वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे संसार की बात कर रहा है। क्लाइम मतलब जलवायु की बात होती है, लेकिन यहाँ कंट्रीज़ के लिए है। वॉर्म्स मतलब साइन। तो देखिए एक बार मैं आपको हिंदी में वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ इंग्लिश में। तो पोएट यहाँ क्या कहता है कि अगर तुम, किनसे बात कर रहा है पोएट, उन सोल्जर्स से जो उनके घर पर आक्रमण करने के लिए आए, जो उसके सिटी पर आक्रमण करने के लिए आए, उनसे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगर तुम उनकी रक्षा करते हो तो ये जो पोएट्स हैं ना, ये तुम्हें रिवॉर्ड दे सकते हैं, एक इनाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोएट्स हैं ना, ये जानते हैं, क्या जानते हैं, चार्म्स दैट कॉल फेम, ऐसे
मैजिक जानते हैं जो कि प्रसिद्धि लेकर के आती है, लोगों को प्रसिद्ध बना देती है, फेमस बना देती है। ऐसे कोर्टियस या ऐसे काइंड वर्क करने वालों को या ऐसे दयालुपूर्वक या दयालुतापूर्वक काम करने वालों को जो फेमस बना देती है, ऐसी कला उनको पता है। और ये जो पोएट्स हैं जिनकी तुम रक्षा करोगी, ये तुम्हारे नाम को पूरे संसार में फैला देंगे या तुम्हें पूरे संसार में फेमस कर दें। फिर चाहे वो कोई भी कंट्री हो जहाँ पर सूर्य चमकता है, मतलब सूर्य जहाँ जहाँ चमकता है वहाँ वहाँ तुम्हारे नाम को ये फैला देंगे अपनी पोएम्स के माध्यम से। तो ये इस पोएम्स में कहना चाहता है पोएट, या इन लाइन्स में पोएट कहता है। तो आगे पोएट क्या कहना चाह रहा है? द पोएट सेज दैट फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब जब तुम हमारी रक्षा करोगे तो तुम्हारे इस दयालुतापूर्वक एक्ट के लिए, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस ही विल रिवॉर्ड हिम बाय द गिफ्ट ऑफ हिज पोएटिक पावर। क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी रक्षा करते हो तो बाय दिस फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस या बाय फॉर दिस काइंड एक्ट, इस काइंड एक्ट के लिए ही विल रिवॉर्ड देम, वो उनको रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा। किसके द्वारा? बाय हिज गिफ्ट ऑफ पोएटिक पावर्स, अपने पोएटिक पावर के गिफ्ट से। और कैसे देगा? ही सेज दैट ही विल कंपोज पोएम्स इन प्रेज ऑफ द ऑफिसर्स। अगर ये ऑफिसर्स उसकी रक्षा करेंगे तो वो क्या करेगा? ही विल प्रेज पोएम्स फॉर देम, वो उनके लिए पोएम्स लिखेगा। और इस तरह से हिज फेम विल दस स्प्रेड फार एंड वाइड टू द मोस्ट डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कर रहा है? एंड बाय दिस वे या इन दिस वे देयर नेम विल स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में उनका नाम फैल जाएगा। एंड दे विल फेमस या दे विल गेट फेम इन होल वर्ल्ड, ये पूरे के पूरे संसार में वो प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे या प्रशंसा प्राप्त करेंगे या प्रसिद्ध हो जाएंगे। फिर कहता आगे कि वॉट एवर द क्लाइम द सन्स ब्राइड, बोलता है वॉट एवर द कंट्री वेयर द सन ग्लिटर्स या सन साइंस, बोलता है दे विल बी फेमस इन एवरी सर्किल या इन एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर द सन साइंस। जहाँ पर भी सूर्य चमकता है वहाँ वहाँ पे हर एक क्षेत्र में दे विल बी फेमस, वो पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएंगे? फेमस हो जाएंगे। तो आई होप ये 4 लाइन्स आपको क्लियर हो गई। तो पोएट क्या कहता है? इफ़ यू सेव अस, अगर तुम हमारी रक्षा करते हो, देन फॉर दिस काइंड एक्ट, तुम्हारे इस काइंड एक्ट के लिए आई विल रिवॉर्ड यू, तुम्हें मैं रक्षा तुम्हें मैं सम्मान दूंगा, तुम्हें मैं इनाम दूंगा। बाय माई गिफ्ट ऑफ पोएटिक पावर, मैं अपने पोएटिक पावर के गिफ्ट से तुम्हें क्या करूंगा? रिवॉर्ड दूंगा। आई विल कंपोज पोएम्स इन योर प्रेज, मैं तुम्हारी प्रशंसा में पोएम्स लिखूंगा। एंड दिस पोएम विल स्प्रेड योर नेम इन होल वर्ल्ड वेयर द सन शाइन्स, और ये हमारी जो पोएम्स है ये तुम्हारी प्रशंसा को पूरे संसार में फैला देगा जहाँ पर भी सूर्य चमकता है। आगे देखते हैं। तो फर्स्ट 8 लाइन्स हमने देख लिया, ऑक्टेव पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आगे कहता है लिफ्ट नॉट दाई स्पेयर अगेंस्ट द म्यूजेस पावर। स्पेयर का मतलब यहाँ वेपन्स, हथियार। अगेंस्ट द म्यूजेस पावर, म्यूजेस पावर का मतलब हो गया हाउसेज ऑफ पोएट्स, पोएट्स के घरों के ऊपर। आगे कहता है द ग्रेट इमेथियन कॉन्करर, जो इमेथियन कॉन्करर को किसके बारे में बात करता है? अलेक्जेंडर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। क्यों उसको कहता है? क्योंकि वो इमाथिया में उसने जन्म लिया था। बिड स्पेयर द हाउसेज ऑफ पिंडार्स, बिड मतलब हो गया आदेश देना, ऑर्डर देना। स्पेयर मतलब लीव, छोड़ना। हाउसेज ऑफ पिंडार्स व्हेन द टेम्पल एंड टावर वेंट ग्राउंड टू ग्राउंड। टेम्पल एंड टावर का मतलब यहाँ है एवरीथिंग, वेंट टू ग्राउंड मतलब डिस्ट्रॉयड। एंड रिप्टेड एयर, रिप्टेड एयर मतलब सॉन्ग्स और पोएम्स। किसकी? ऑफ सैड इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा एक पोएट का नाम है ना। जो इलेक्ट्रा पोएट्स है मतलब यूरोपेडाइस की बात कर रहा है, जो जिसने इलेक्ट्रा पोएम लिखी है, तो उसकी बात कर रहा है पोएट।
द पावर ऑफ टू सेव द एथियन वॉल्स फ्रॉम रूइन बेयर। एथियन वॉल्स मतलब सिटी ऑफ एथेंस की बात, रूइन बेयर मतलब टोटली डिस्ट्रक्शन। तो इन पोएम्स में या इन 6 लाइन्स में पोएट किसके बारे में बात करना चाह रहा है? पोएट उनसे कह रहा है कि आप जो है अपने हथियारों को हमारे खिलाफ न उठाओ। फिर वो एग्जाम्पल देता है किसका? इमेथियन कॉन्करर जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उसका एग्जाम्पल देता है, जिसने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि पिंडार के घर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जाएगा। जब उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर दे दिया था तो उसने ये कहा था सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना लेकिन पिंडार के घर को नहीं तोड़ना, क्योंकि वो पिंडार की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसके वर्क्स की बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसी तरह से वो इलेक्ट्रा या यूरोपेडाइज जो पोएट था, जो एक सैड पोएट के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में बात करता है और कहता है कि उसकी पोएम्स को पढ़ करके लोगों ने एथेंस सिटी के ऊपर आक्रमण करना छोड़ दिया और वो एथेंस सिटी डिस्ट्रॉय होने से बच गई। तो ये दोनों एग्जाम्पल देता है। और इसमें पोएट क्या कहता है? तो देखो क्या कहता है। पोएट कहता है कि मिल्टन गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड वॉरियर्स हु हैड रेस्पेक्टेड पोएट्स एंड शोन ग्रेट कंसिडरेशन टू देयर पोएट्री। तो पोएट जो है पुराने जो योद्धा हैं उनका एग्जाम्पल देता है और उनसे कहता है, किनसे? जो सोल्जर्स आए हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर, कि डोंट लिफ्ट योर वेपन्स, अपने वेपन्स को मत उठाओ। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? द हाउसेज ऑफ पोएट्स, पोएट्स के घरों के खिलाफ। उनसे कहता है कि प्लीज डू नॉट लिफ्ट योर स्पेयर्स अगेंस्ट द हाउसेज ऑफ द पोएट्स। कवियों के या पोएट्स के घरों के खिलाफ अपने हथियार न उठाओ। फिर क्या कहता है वो? ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो कहता क्या है? द अलेक्जेंडर द ग्रेट इज कॉल्ड द ग्रेट इमेथियन कॉन्करर। अलेक्जेंडर द ग्रेट इज कॉल्ड द ग्रेट इमेथियन कॉन्करर बिकॉज, क्यों कहलाता है वो? ही वॉज बोर्न इन इमेथिया इन मकदूनिया। मकदूनिया में, इमेथिया में उसका जन्म हुआ था, इसलिए उसको इमेथियन कॉन्करर कहा जाता है। वो कहता है व्हेन ही कैप्चर्ड एंड डिसमिस्ड द सिटी ऑफ थेब्स इन 353 BC। बोलता है जब उसने थेब्स सिटी के ऊपर आक्रमण किया और उसको जीत लिया और उसको तहस नहस करने के लिए ऑर्डर दे दिया। कब? 353 में। ही स्पेयर्ड द हाउस in which the great Greek lyric poet Pindar has been born for some 2 years century या 2 century earlier। जब उसने थेब्स सिटी जो एक ग्रीक में है और जब उसने उस पर आक्रमण किया थेब्स सिटी पे और उसको जीतने के बाद उसको तहस नहस करने का ऑर्डर दे दिया। ही स्पेयर्ड द हाउस ऑफ पिंडार, उसने पिंडार के हाउस को छोड़ दिया। और पिंडार कौन था? ग्रेट ग्रीक लिरिक पोएट, जो कि कब जन्म हुआ था उसका? 2 centuries अर्लियर, 200 साल पहले की बात है उसने जन्म लिया था। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके लिए इतना रिस्पेक्ट करता था कि उसने उसके घर को स्पेयर कर दिया, उसके घर पे आक्रमण नहीं किया। फिर क्या कहता हुआ कि अलेक्जेंडर गेव स्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट द हाउस इन विच पिंडार हैड लिव्ड शुड बी स्पेयर्ड। उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया था कि वो घर जिसमें पिंडार रह चुका है वो पूरी तरह से सेफ रहना चाहिए। फिर वो सेकेंड एग्जाम्पल देता है, लिखा है एंड द रिपीटेड एयर ऑफ सैड इलेक्ट्राज पोएट। अब वो सेकेंड एग्जाम्पल देता है और क्या कहता है? द सेकेंड एग्जाम्पल दैट मिल्टन गिव्स इज द लिजेंडर द ग्रेट स्पार्टन लीडर। दूसरा एग्जाम्पल किसका देता है? वो लिजेंडर का देता है, लेजेंडर का देता है, जो कि कौन है? ग्रेट स्पार्टन लीडर, एक स्पार्टन लीडर है। व्हेन द स्पार्टन्स डिफीट्स द एथेनियंस इन 404 BC, जब स्पार्टन्स ने एथेनियंस पे आक्रमण किया और 404 BC में उनके ऊपर आक्रमण करके उनको हरा दिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। They refrained from destroying Athens on hearing part of chorus of Electra
ए ट्रेजेडी बाय फेमस एथेनियन पोएट यूरिपिडाइस। जब उनके ऊपर वो उसने विजय प्राप्त कर लिया, एंड व्हेन दे वर डिस्ट्रॉइंग, जब वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे क्या, द एथेनियन सिटी को जब वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, दे स्टॉप देयर डिस्ट्रॉइंग एक्शन या देयर डिस्ट्रक्शन व्हेन दे लिसन द या व्हेन दे हियर द कोरस फ्रॉम इलेक्ट्रा अ ट्रेजेडी। जो इलेक्ट्रा एक ट्रेजेडी है, जब उसने उसके कोरस को सुना तो उन्होंने उस शहर को डिस्ट्रॉय करने से छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे एग्जाम्पल में स्पार्टन किंग की बात की जा रही है, स्पार्टन लीडर की बात कर रहे हैं जो कि लेजेंडर था, और जब लेजेंडर ने 404 BC में एथेनियंस के ऊपर आक्रमण किया था और उसको जीत लिया था, उसने ऑर्डर दिया कि एथेनियन वॉल्स या एथेनियन सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, और जब वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं उसी समय वो एक ट्रेजेडी जिसका नाम है इलेक्ट्रा, उसके कोरस को या उसके सॉन्ग को सुनते हैं, और उसके कोरस को सुन करके, उसके सॉन्ग को सुन करके उनका मन जो है टोटली चेंज हो जाता है, और उन्होंने एथेंस सिटी को डिस्ट्रॉय करने से मना कर दिया, डिस्ट्रॉय करने से रुक गए। तो बाय गिविंग दीज टू एग्जाम्पल फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, मिल्टन प्लीड्स फॉर प्रोटेक्शन द हाउसेज अगेंस्ट बाय द रॉयलिस्ट सोल्जर्स। और इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से पोएट ये कहना चाह रहा है, या एग्जाम्पल देते हुए पोएट अपने घरों को बचाना चाह रहा है। तो आपने ये देख लिया कि इन 6 लाइन्स में उसने 2 एग्जाम्पल दिया, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से वो उनको कहता है कि प्लीज़ डू नॉट लिफ्ट योर वेपन्स अगेंस्ट द हाउसेज ऑफ द पोएट्स। ओके, तो आपने पोएम्स को पूरी तरह से देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये थी अपनी पोएम्स, और यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।